दोस्तों, चलिए आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे महान अध्याय पर चर्चा करते हैं जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। रोमांसिंग विद लाइफ यह सिर्फ एक आत्मकथा का नाम नहीं है, बल्कि सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज आइकॉन के जीवन का पूरा फलसफा है, जिन्होंने जिंदगी को हमेशा एक उत्सव की तरह जिया। आज के इस सफर में हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा युवा भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महान और सफल अभिनेताओं में से एक बन गया। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस शानदार कहानी की गहराई में उतरते हैं। 100 से भी ज्यादा फिल्में सुनकर थोड़ा अचंभित करने वाला आंकड़ा लगता है ना, लेकिन 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक चलने वाले एक असाधारण करियर में इतनी बड़ी संख्या में फिल्मों में अपना योगदान देना कोई छोटी बात नहीं है। यह आंकड़ा केवल उनके काम की मात्रा को नहीं बताता, बल्कि सिनेमा के प्रति उनके उस जुनून को दर्शाता है जो कभी कम नहीं हुआ। 1946 से लेकर 2011 तक वो लगातार दर्शकों के दिलों पर राज करते रहे, और इसी अथक मेहनत ने उन्हें एक ऐसी पहचान दी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। जी हाँ, सदाबहार सितारे। देव साहब को अक्सर इसी नाम से पुकारा जाता है। उनकी ऊर्जा, उनका वो खास अंदाज, उनकी मुस्कान, वो कभी पुरानी पड़ी ही नहीं। आपको बता दें कि सितंबर 2007 में उनके जन्मदिन के मौके पर ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ का विमोचन किया था। ये किताब हमें उस इंसान के मन को समझने का मौका देती है जो हमेशा सिनेमा के आसमान में एक चमकते तारे की तरह रहा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन और संघर्ष के दिनों की। हम सब जानते हैं कि हर महान सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। 26 सितंबर 1923 को अविभाजित भारत के गुरदासपुर में धर्मदेव पिशौरीमल आनंद का जन्म हुआ। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में बीए करने के बाद वो सपनों के शहर मुंबई आ गए। शुरुआत आसान बिल्कुल नहीं थी। मिलिट्री सेंसर ऑफिस में महज 160 रुपए प्रति महीने के वेतन पर एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। सोचिए, सिर्फ 160 रुपए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 1946 में आई प्रभा टॉकीज की फिल्म हम एक हैं से उनकी सिनेमाई यात्रा शुरू हुई, और सबसे दिलचस्प बात, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती महान गुरु दत्त से हुई थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात क्या है पता है? 1948 में बॉम्बे टॉकीज में अशोक कुमार की मदद से उन्हें जिद्दी फिल्म में एक बड़ा ब्रेक दिया, और फिल्म हिट रही। अब कोई भी आम एक्टर क्या करता? और फिल्में साइन करता। लेकिन ठीक अगले ही साल 1949 में उन्होंने अपनी खुद की फिल्म कंपनी नवकेतन फिल्म्स खड़ी कर दी। एक ही साल के अंदर एक बड़ा और निडर फैसला, जिसने उनके पूरे करियर की दिशा ही बदल कर रख दी। और यहीं से शुरुआत होती है नवकेतन और उनके करियर के उस सुनहरे दौर की। यही वो समय था जब पर्दे पर सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक स्टाइल आइकॉन जन्म ले रहा था। 1951 में आई बाजी, जिसका निर्देशन उनके दोस्त गुरु दत्त ने किया था, बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद आंधियां, राही, और फिर 1954 की ब्लॉकबस्टर टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर ने तो जैसे पूरे देश के युवाओं पर जादू कर दिया था। उनका वो बात करने का तरीका, उनके कपड़े, उनका हैट, सब कुछ एक नेशनल ट्रेंड बन गया था। फिल्मी पर्दे की इस चकाचौंध से थोड़ा बाहर निकलकर अब उनके रोमांस और निजी जीवन की तरफ चलते हैं। असल जिंदगी के ये 2 अध्याय बहुत ही दिलचस्प हैं। एक तरफ तो 1954 में टैक्सी ड्राइवर की सह कलाकार कल्पना कार्तिक से उन्होंने शादी की, और 1956 में उनके बेटे सुनील आनंद का जन्म हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरैया के साथ उनकी अधूरी प्रेम कहानी भी हमेशा चर्चा में रही। शूटिंग के दौरान सुरैया को डूबने से बचाने के बाद दोनों में गहरा प्यार हो गया था, लेकिन धार्मिक कारणों और सुरैया की दादी के सख्त विरोध के चलते ये रिश्ता कभी शादी में नहीं बदल सका। देव साहब ने अपनी किताब में खुद माना है कि वो एक बहुत ही गहरा प्यार था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं उनके मास्टरपीस और निर्देशन के शानदार सफर की ओर। 1960 और 70 के दशक में उनकी रचनात्मकता अपने चरम पर थी। इस दौर की सबसे बेहतरीन कृति अगर कोई थी तो वो थी 1965 की गाइड। R.K. नारायण के मशहूर उपन्यास पर आधारित ये उनकी पहली रंगीन फिल्म थी। छोटे भाई विजय आनंद का निर्देशन और वहीदा रहमान का लाजवाब अभिनय, इसका असर इतना गहरा था कि ये ऑस्कर्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी बनी। सच में आज भी यही कहा जाता है कि गाइड जैसी फिल्म सिर्फ एक बार ही बनती है, दोबारा कभी नहीं। अभिनय के अलावा उनके अंदर टैलेंट को पहचानने की गजब की नज़र थी। 1970 में उन्होंने निर्देशन की कमान संभाली, और 1971 में आई हरे रामा हरे कृष्णा ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि इंडस्ट्री को जीनत अमान के रूप में एक नई सुपरस्टार दी, जिनका जेनिस का किरदार आज भी आइकॉनिक है।
इसी तरह 1978 की फिल्म देस परदेस से उन्होंने टीना मुनीम को लॉन्च किया। नए सितारों को खोजना और उन्हें निखारना, ये उनकी एक अद्भुत क्षमता थी। सिनेमा से इतर अगर देखें तो उनके जीवन का एक राजनीतिक पहलू भी रहा। 1977 में देश में आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक राजनीतिक दल बनाया था। हालांकि राजनीति का ये सफर बहुत छोटा रहा और पार्टी ज्यादा समय तक नहीं चली, लेकिन ये उनके वैचारिक टकराव और सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी बेबाकी को जरूर दिखाता है। लेकिन रुकिए, देव साहब की फिल्मों की बात हो और संगीत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी फिल्मों को अमर बनाने में संगीत का बहुत बड़ा हाथ है। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और ओ.पी. नैयर जैसे संगीतकार, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे जादुई गायक और शैलेंद्र तथा आनंद बख्शी जैसे गीतकार, इन सब दिग्गजों ने मिलकर एक ऐसा संगीत रचा जो सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो खुद में एक पहचान बन गया। अपने इस बेमिसाल सफर के आखिरी पड़ाव, यानी उन्हें मिले सम्मान और उनकी अमर विरासत पर नजर डालते हैं। 6 दशकों की इस यात्रा में उन्होंने कई बड़े मुकाम हासिल किए। 1958 की काला पानी और 1965 की गाइड के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला। उनके इस आजीवन योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2001 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा और ठीक अगले ही साल 2002 में सिनेमा के सबसे बड़े दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसी असीम सम्मान और प्यार के बीच 3 दिसंबर 2011 को लंदन में 88 वर्ष की आयु में इस सदाबहार सफर का अंत हुआ। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जहन में आता है, इतनी शानदार उपलब्धियों के बाद उनकी सबसे बड़ी विरासत आखिर क्या थी? क्या पर्दे पर उनका वो बेहतरीन अभिनय, या गाइड जैसी फिल्में बनाने और नए टैलेंट को खोजने का उनका विजन, या फिर उनका वो सदाबहार और ऊर्जावान अंदाज जिसने कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया? जरा सोचिए, और यकीनन ये सोचते हुए आपका मन उनकी किसी पुरानी क्लासिक फिल्म को फिर से देखने का जरूर कर जाएगा। हमारी आज की ये खास चर्चा यहीं संपन्न होती है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।